हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ 2025 दैट इज नीट 2025 फिजिक्स, जिसमें बहुत टीचर ने बहुत सवाल खड़े किए हैं और जो वाजिब भी है क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो JEE लेवल के भी थोड़ा सा ऊपर था। तो ऐसा पेपर एक्सपेक्टेड नहीं था और काफ़ी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है सॉल्व करने में। इनफैक्ट काफ़ी टीचर्स को भी प्रॉब्लम आई है, कुछ टीचर्स ने कुछ क्वेश्चंस ही रॉन्ग बता दिए हैं। तो ऐसे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नीट 2025 फिजिक्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को विद इट्स डिटेल्ड सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, अगर ये सेट है और आपको पहला ही क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे एक वाटर टैंक है शोन इन द फिगर। इट हैज वन वॉल x इज इक्वल टू L, जो कि यहाँ पे है इसका x इज इक्वल टू L, एंड इट कैन बी वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन व्हेन फिल्ड अप विद द लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन S and the density liquid surface makes an angle theta naught। ये एक्चुअली कांटेक्ट एंगल हो गया, ये मैंने सरफेस टेंशन का डायरेक्शन बना दिया। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन with x axis at x equal to L, and if y of x is the height of the surface, ये y of x is the height of the surface, then the equation for y of x। तो स्टूडेंट ये जो था क्वेश्चन, ये सिलेबस में ही नहीं है अपने, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं वो इंजीनियरिंग में जब फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं तब यूज करते हैं, और वो इक्वेशन का नाम है यंग्स लैप्लास इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यंग्स लैप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन, और इसका इक्वेशन कुछ ऐसा है, सरफेस टेंशन इनटू डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। ये बेसिक फॉर्मूला है जो सिलेबस में नहीं था। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन इसका अगर सॉल्यूशन लिखना है तो कैसे कर पाएंगे? तो s into d2y by dx square is equal to change in pressure, and change in pressure is rho gh। फिलहाल h जो है मेरा वो है ये y, सो यहाँ पे लिख दिया y। सो इक्वेशन बिकम d2y by dx square equal to rho gy upon s, that is answer 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद कुछ बच्चे देख के डर गए होंगे कि ये क्वेश्चन बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, तो ये हमको दे दिया है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव व्हिच इज 2 सेंटीमीटर। आईपीस का फोकल लेंथ हम लोग को दिया है 4 सेंटीमीटर। ट्यूब का लेंथ हम लोग को दे दिया है 40 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। तो इसका क्वेश्चन जो है इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा है। अब क्वेश्चन में बोला नहीं कि मैग्निफिकेशन कौन सा मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है, उसमें से एक फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, L upon FO into D upon FE। थोड़ा सही से लिख लेते हैं। अब अपने पास सारे डिटेल है, L का वैल्यू 40, FO का वैल्यू है 2, D का वैल्यू 25 एंड FE का वैल्यू 4।
ये कैंसिल हो गया 10, 250 डिवाइड बाय 2 which is 125. Answer option 2. Now next question, that was a very simple question from MEEC. An electron of mass and charge are given. Mass 9 into 10 raised to minus 31 and charge we have 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. With the speed, moving with the speed c by 100, where c is the speed of the light. Injected into magnetic field of induction, b दिया हुआ है 9 into 10 raised to minus 4 s, perpendicular to the direction of motion. Way is to apply uniform electric field together with the magnetic field so that electron does not deflect its path. अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसको डिफ्लेक्ट नहीं होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पहले तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये डायग्राम बना। एंड अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है एंड चार्जेस आर मूविंग अनडिविएटेड तो फॉर्मूला है v इक्वल टू e बाई v। अब v इसने दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय 100, e का वैल्यू हम लोग को ढूंढना है और v का वैल्यू दिया हुआ है। अब ये केस में e अगर ढूंढना है तो इट इज 9 into 10 raised to minus 4 into 9 into 10 raised to 8 divide by 100 which is 10 raised to 2। कैलकुलेशंस करना है, 9 9 is 81, तो इसका फॉर्मूला जो है c अपॉन 100 इज द वेलोसिटी गिवन, ये e और b का वैल्यू 9 into 10 raised to minus 4 गिवन। सो e का वैल्यू हो गया 9 into 10 raised to minus 4 into c by 100। नाउ 9 into 10 raised to minus 4, c का वैल्यू 3 into 10 raised to 8 अपॉन 100। 9 3 27, 10 raised to 4 और ये पावर नीचे से आ गया 27 into 10 raised to 2 is a value। अच्छा, लेकिन 27 सारे ऑप्शंस में है, बट कौन सा ऑप्शन 2 के ऑप्शन 3, तो आंसर है ऑप्शन 2 इज करेक्ट क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड 10 raised to 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। There are two inclined surface of equal length। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो there are two surface which are inclined और दोनों का लेंथ L है। Same angle of inclination which is 45 और यहाँ पे भी है 45 with the horizontal। One of them is rough, तो let's say this is a rough surface and another is a smooth surface। तो ये स्मूथ सरफेस पर गिवन बॉडी टेक 2 times as much time to slide down on a rough surface than on a smooth surface। तो अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है रफ सरफेस पे, टाइम t1 लग रहा है, स्मूथ सरफेस पे टाइम t2 लग रहा है, तो t1 is 2 times t2, ऐसा इसमें कैलकुलेशंस दिए हैं। Then
कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द रफ सरफेस आर। तो रफ सरफेस पे जब कोई बॉडी नीचे आता है तो इसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। स्मूथ सरफेस पे जब कोई नीचे आता है तो इसका एक्सेलरेशन होता है ओनली g sin थीटा। तो दो बार मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने वाला हूं। तो पहली बार जब काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूंगा तो L इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन समझो g इनटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा लिया इनटू t1। दूसरे केस में हो जाएगा हाफ इनटू g sin थीटा इनटू t2। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो हाफ और g कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा ये t स्क्वायर भी होगा। t1 स्क्वायर इज इक्वल टू sin थीटा इनटू t2 स्क्वायर। अब कैलकुलेशन में मुझे ढूंढना क्या है तो म्यू ढूंढना है और t1 इज 2 टाइम्स ऑफ t2 व्हिच इज गिवन। So, sin theta minus mu cos theta, t1 is 2 times of t2, so this become 4 times t2 square is equal to sin theta into t2 square। ये कैंसिल हो गया। 4 sin theta minus mu into 4 cos theta is equal to sin theta। तो 3 sin theta is equal to 4 into mu cos theta। ये mu is equal to 3 sin theta divided by 4 cos theta। ये बनेगा 3/4 tan theta। थीटा का वैल्यू 45 है तो tan 45 1। mu का वैल्यू आ गया 3/4 which is 0.75। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार ए एंड बी आर 100 and kinetic energy of one is 100 joule, kinetic energy of two is 225 joule। On applying the brake, car is stop after 1000 meter। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे कार इज मूविंग और सडनली स्टॉप होने वाला है मतलब वर्क डन हुआ है, चेंज इन काइनेटिक मोमेंट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी दिया होगा उसको कंपेयर करना है। तो इसमें हमारा लॉजिक होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दोनों सिमिलर कार दिया है तो दोनों में जो ब्रेक अप्लाई करने का फोर्स होगा वो दोनों केस में सेम होगा। सो फोर्स सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। दोनों सिमिलर है तो दोनों का मास भी सेम आ जाएगा। तो आई कैन राइट दिस इक्वल टू, लेकिन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पे ट्विस्ट किया है कि दोनों का फोर्स अलग अलग है। FA एंड FB आर द फोर्सेस अप्लाइड बाय द ब्रेक ऑन द कार AB। तो क्वेश्चन में पहले बोला सिमिलर कार, बाद में बोला फोर्स अलग अलग है, तो ठीक है तो फोर्स भी अलग ले लेंगे। तो आंसर आएगा U1 by U2 the whole square is equal to F1 by F2 into D1 by D2। अब U1 by U2 ये नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सीधा काइनेटिक एनर्जी को ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1 का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली 100 by 225 the whole square। FA अपॉन FB 1 और 2 को B और ये लिख दिया हमने
1000 डिवाइड बाय 1500। कैंसलेशन कर लेते कुछ, 25 से ये कैंसिल होगा 4, 25 से ये कैंसिल होगा 9, 16 बाय 81 इंटू यहाँ से आया 15 बाय 10, FA बाय FB। कैंसलेशन कुछ और हो सकता है तो कर लेंगे हम लोग। ये 5 5 जा 5 2 जा 2 8 जा। अब ऑप्शन चेक करेंगे, सॉरी 5 3 जा। क्वेश्चन नंबर 5, kinetic energy of two similar car A and B are 100 joule and 225 joule। ठीक है, तो यहाँ पे kinetic energy लिख लेते हैं, दोनों का दिया हुआ है। kinetic energy of A is 100 joule and kinetic energy of B which is 225 joule। Applying a brake, car stop after a distance, so B of A will be stopped by 1000 meter, B of B will stop after 1500 meter। Force applied by A is FA, force applied by FB, और मुझे रेशियो फाइंड करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करना है? तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कुछ था, फाइनल 0 हो गया। जब भी एनर्जी चेंज होता है तो वर्क डन होता है। तो हमारा लॉजिक होगा वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ओनली, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0। So I can write this as FB into D of B is equal to kinetic energy of B. Now we'll take a ratio of this, so FA by FB into DA by DB is equal to kinetic energy 1 by kinetic energy 2. So FA by FB is equal to DA, DA का मतलब 1000 divide by 1500, kinetic energy of A is 100 divide by 225 0 0, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 25 4s are 25, 9s are 3 3s are 9, 2 2s are 4, so it is 2 by 3। Answer option 2। Now next question। हाँ, ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से था। क्वेश्चन देख के काफी लोग डर गए कि भाई ये क्या बना के दिया, बट ये बेसिकली विस्टोन ब्रिज था, जिसको मैं रीअरेंज करके बता देता हूँ कि कैसे ये विस्टोन ब्रिज था। तो हम जो ए पॉइंट लिया यहाँ से, ए पॉइंट से सी पॉइंट बी पॉइंट तक गए पहले हम लोग। बी ये 5 ओम लगाया, बी से सी तक गए 2.5 ओम कनेक्ट किया, C से D कुछ भी नहीं है, मतलब C और D सेम ही पॉइंट है। D से E तक गए हम लोग 1.5 ओम तक, और E से F, बट F और A दोनों सेम ही है तो F और A सेम लगाया, और ये ऐसा 3 ओम। अब जो सेल था वो B और E के बीच में था, और A और D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। अब B और E के बीच में 3 रेजिस्टेंस जो दिए 1.5, 1.5 एंड 1/3, तीनों का एडिशन करके एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया अपना। तो 5.5 प्लस 1.5 जब करेंगे ये 0, 7 आ गया, 7 प्लस 1/3 ओम, और ये एक सेल 5 वोल्ट। अब इसको रोटेट करके देखेंगे तो 6 ओम में से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि विस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो जब बैलेंस है तो ये रेजिस्टेंस हम निकाल देंगे, और अब सोचेंगे कि करंट कितना है। तो आंसर है ये 5 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज में बन जाएंगे, 2.5 एंड 1.5 भी सीरीज में बन जाएंगे। तो आंसर 5 और 3 बिकम 8,
and 2.5 and 1.5, 4, 8 parallel 4, 32, 12, 8/3 आंसर आया है इसका। अब 8/3 जो आंसर आया है वो 7 + 1/3, चलो 7 + 1/3 भी कर लेते हैं, 22/3 हो, इसके साथ में सीरीज में बन जाएगा। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 8/3 + 20, 8/3 + 22/3, which is 30/3, 10 ओम। और टोटल रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो करंट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज 0.5 एम्पियर। तो इसका आंसर था ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a ball of a heavy mass m is suspended by the light string of length l. The ball is given a horizontal velocity v0। अब डायग्राम में वापस से एक बार बना लेता हूं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया था ये, यहाँ पे मास m, यहाँ पे वेलोसिटी मिला v0, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया 12 mv0²। ये 90 डिग्री है, ये दिया है l। ओके, the ball is given a horizontal velocity v0 as shown in figure. The spring gets slack at some point p, और वो पॉइंट p यहाँ पे बना के दिया है। That means tension becomes 0 because spring becomes slack at this point, making an angle of theta from the horizontal. The ratio of the speed of the ball at a point p to its initial speed v0। तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी को नाम दे दिया v। अब जो एंगल बन रहा है वो है 90 + थीटा। अब इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन we have mg sin थीटा minus t is equal to mv²/r, ये हमारा फॉर्मूला। लेकिन ये केस में थीटा इज 90 + थीटा माइनस टी इक्वल टू mv²/r की जगह l लिख दिया। टेंशन इज 0 एट पॉइंट p, सो ये बना mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/l। दिस विल गेट कैंसिल्ड, सो v² का वैल्यू आया g cos theta into l, और I can write v² is equal to gl cos theta। ये एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्रिएट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। एट पॉइंट समझो नीचे के पॉइंट को उसने नाम दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है तो मैं नाम दे देता हूं a। तो ए पॉइंट पे जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 12 mv0², वो कन्वर्ट होगा ऊपर जाके 12 mv² प्लस सम पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लिखते हैं mgl 1 प्लस sin थीटा। अब ये केस में भी थीटा के जगह पे 90 + थीटा लेना पड़ेगा मुझे। सो मेरा इक्वेशन, पहले तो ये मास कैंसिल कर लेता हूँ, 12 v0² इज इक्वल टू 12 v² प्लस gl 1 प्लस cos थीटा बनेगा। नाउ v0² 12 v0² इक्वल टू 12, इसका वैल्यू लिखा gl cos थीटा प्लस gl cos थीटा।
So now equation become half V naught square is equal to GL cos theta become 3 by 2 GL cos theta plus GL. So half V naught square 3 GL cos theta plus 2 GL divided by 2 cancel. So V naught square is GL common 3 cos theta plus 2. अब मुझे V naught मिल गया, V भी मिल गया, दोनों का रेशियो लेना है मुझे। तो रेशियो अगर लेंगे हम लोग, सो इट बिकम V, मुझे रेशियो जो बोला है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ V टू V naught, इनका स्क्वायर विच इज GL cos theta डिवाइड बाय GL 3 cos theta प्लस 2। अब इसमें से GL कैंसिल हो गया, सो V बाय V naught इज cos theta अपॉन 3 cos theta प्लस 2 रेज़ टू हाफ। अब आंसर मैच नहीं होने के पीछे का रीजन समझते हैं। अगर मेरा आंसर मैच करना है तो मैं एक काम करूंगा, ये जो साइन थीटा है इसको साइन थीटा ही रहने दो। अगर मैं इसको साइन थीटा रहने देता हूं, क्योंकि ये जो वैल्यू मिला है mgl1 प्लस साइन थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P का वैल्यू है। अगर मैं इसको साइन थीटा रहने देता हूं तो चेंजेस समझ लो, साइन थीटा रहने दिया तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे साइन साइन साइन, और ये चेंजेस करके आपको आंसर फाइंड करना है। ये एक क्वेश्चन का सलूशन आपको बनाना है कि क्या है और आंसर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 8, why output of the given logic implementation similar to the output of an। अच्छा, तो इसमें टेबल ये A मिला, ये B मिला, तो ये मिला A बार प्लस A प्लस B द होल बार, यहाँ से मिला A डॉट B द होल बार, ये एंड गेट है तो A प्लस B द होल बार इंटू A इंटू B द होल बार। इधर ब्रेक द बार चेंज द साइन किया, इधर भी ब्रेक द बार चेंज द साइन किया, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई A बार डॉट B बार डॉट A बार, A बार डॉट B बार डॉट B बार, A बार डॉट A बार इज A बार ओनली, तो A बार डॉट B बार A बार डॉट B बार, ये बनेगा A बार डॉट B बार, दैट मींस A प्लस B द होल बार व्हिच इज बेसिकली नॉर 8। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से पूछा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। इसमें से ओमेगा का वैल्यू हो गया 1.5 इंटू 10⁹ एंड के का वैल्यू आ गया 5। इट इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। तो आंसर है माइनस आई कैप डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ये EZ लिख के उसने दे दिया कि ये k कैप डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, तो k कैप क्रॉस j कैप करेंगे तो आंसर आ सकता है माइनस आई कैप, मतलब ये y डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये B और E दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है एंड प्रोपगेशन का डायरेक्शन सेम ही रहता है। तो प्रोपगेशन का डायरेक्शन अगर सेम है तो 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁹ जिसमें है वो सोचेंगे तो इनफैक्ट सब में ही है, पर B हमने डिसाइड किया है कि ये y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में फर्स्ट और फोर्थ दोनों है, लेकिन फोर्थ वाले में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन लिखा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस है,
phase difference between electric field and magnetic field is always 0, so answer आएगा option A. We can calculate this value using the formula C is equal to E by B. ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं. E by B. Next question. A ball of mass 0.5 kg dropped from the height 40. तो ये 40 मीटर से ड्रॉप किया. ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. यहाँ पे आते आते इसका वेलोसिटी बन जाएगा रूट ऑफ 2gh. दैट बिकम 2gh रूट ऑफ 800. एंड रूट ऑफ 800 को मैं लिख सकता हूँ, 100 निकाल लेते पहले. तो ये आया 10 रूट 8 को निकाला, 4 2 जा 8, तो ये आया 2 रूट 2. आंसर आया 20 रूट 2. ये वेलोसिटी. अच्छा आगे बढ़ते हैं. द बॉल हिट द ग्राउंड राइज टू द हाइट 10 मीटर. अब यहाँ पे ये भी फाइनल वेलोसिटी 0 और ये 10 मीटर ऊपर गया. पहले वेलोसिटी नीचे था, अब ये ऊपर जा रहा है. द इम्पल्स इम्पार्टेड. तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम अप्लाई करेंगे, लेकिन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जब डायरेक्शन चेंज होता है तो यहाँ पे हो जाता है फिक्स. अब यहाँ पे वेलोसिटी ढूंढने का फॉर्मूला भी सेम है, अंडर रूट ऑफ 2gh. तो इसका आंसर आया 10 रूट 2. अब मास दिया इसने 0.5 मतलब हाफ. 10 रूट 2 प्लस 20 रूट 2. दैट बिकम हाफ इंटू 30 रूट 2, 15 रूट 2. अब 15 रूट 2 का मतलब क्या? तो 15 इंटू 1.414 विच इज अराउंड 21. आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन. ये EMI में से था. ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर टाइप का, ऑलमोस्ट आपको हर बुक में मिलेगा इसका. ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक KVL अप्लाई करना था और आंसर निकाल लेना था. ये B, ये A. ये 1 हेनरी दिया था. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का वैल्यू होता है L di/dt. इसका L 1 दिया था, di/dt 1 दिया था, मतलब ये 1 वोल्ट था इसमें. ये 5 वोल्ट था और ये 2 ओम. विल अप्लाई KVL कनेक्टिंग वोल्टमीटर. ये एक वोल्टमीटर बना लिया हमने, और हायर पोटेंशियल पे A होगा और लोअर पोटेंशियल पे B होगा. तो A से B की तरफ जाएंगे करंट के डायरेक्शन में. तो ये आ जाएगा +1 वोल्ट. सॉरी, ये करंट अगर ऐसे जा रहा है तो प्लस से माइनस, मतलब ये -1 वोल्ट, -5 वोल्ट एंड -IR प्लस V इक्वल टू 0. सो V का वैल्यू +1 +5 +IR. I का वैल्यू दिया है उसने 2, R का वैल्यू है 2, तो ये हुआ 6. I का वैल्यू 2, R का वैल्यू भी 2. आंसर आया 10. ऑप्शन 4. Now question number 12. A 2 ampere of current flowing through two different smaller circular loop coil having radius. So R1 by R2 दिया है 1/2. Ratio of the magnetic moment. तो magnetic moment का वैल्यू होता है I into A. तो I into pi R square. तो करंट दोनों केस में सेम है, तो मोमेंट का वैल्यू m1 by m2 इज इक्वल टू r1 by r2 द होल स्क्वायर. तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन दिया था. 1/2 का स्क्वायर दैट बिकम 1/4. क्वेश्चन नंबर 13. In a certain camera, combination of 4 similar convex lenses are arranged coaxially in contact. तो ये convex lens ऐसा 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 ऐसा. सो इनका पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और सबका पावर सेम, तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स P.
मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेशन में होता है विच इज m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 और सबका मैग्निफिकेशन अगर m है तो ये बन जाएगा m⁴ तो ऑप्शन 3 वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। 14th question. An oxygen cylinder of volume 30 liter has 18.20 mole of oxygen. तो पहले इधर से कैलकुलेशन चालू करते हैं। V1 दिया है 30 लीटर, 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हैज नंबर ऑफ मोल N1 विच इज 18.20 मोल्स। यहाँ से मैं प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ N1 RT डिवाइड बाय V1। तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं 18.2 मोल्स इनटू R का वैल्यू फिक्स विच इज 8.3 इनटू टेम्परेचर 27 डिग्री विच इज 300 केल्विन डिवाइड बाय वॉल्यूम विच इज 30 इनटू 10⁻³ ये अप्रॉक्सीमेटली 15 आने वाला है, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉ, तो कितना ऑक्सीजन विड्रॉ किया है वो पहले तो पता करना पड़ेगा और वो पता करने का मेथड है टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स कि कितने मोल्स निकाल दिए हमने। और प्रेशर ड्रॉप टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले था 15 अब 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉ फाइंड करना है। सो अब मैं कैलकुलेशन करूंगा N2 के लिए एंड N2 विल बी इक्वल टू P2 वॉल्यूम सेम RT। तो प्रेशर अब बन गया 11 एटमॉस्फेरिक ड्रॉप टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इट इज 11 into 1.05 into 10⁻², या तो मैं अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर को 10⁵ ले लेता हूँ into 30 into 10⁻³ डिवाइड बाय 8.3 into 300। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 14.56 मोल। अब मुझे पहले पता था 18.20 मोल था, बाद में 14.56 मोल हो गया। तो कितना ऑक्सीजन विड्रॉ किया है ये क्वेश्चन है। सो डेल्टा M चेंज इन द मास विल बी इक्वल टू N1 minus N2 into mass. So it become 18.2 minus 14.56 into mass of oxygen which is 32. तो इसका आंसर आएगा 116.48 ग्राम, that is 0.116 kg। तो आंसर आएगा 0.116 kg। Now 15th question, this is from kinematics, बहुत simple question था। A particle is moving with the relation t is equal to x square plus x, इसका डेरिवेटिव लिया with respect to t। तो t का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2x dx by dt, इसका भी डेरिवेटिव dx by dt। तो ये आया 1 is equal to 2x plus 1 into v dx by dt। सो v का वैल्यू मिला 1/2x plus 1, पर मुझे फाइंड करना था एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो dv by dt is equal to -1/2x plus 1 the whole square into derivative of 2x plus 1 -1/2x plus 1 the whole square into इसका आंसर आएगा 2 into dx by dt। dx by dt is a velocity and velocity is 1/2x plus 1। so आंसर आया -2/2x plus 1 the whole cube। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अ AC पावर सप्लाई 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज रजिस्टर ऑफ, तो रजिस्टर बना लेते हैं
20 ओम, कैपेसिटर XC दिया था इसने 25 ओम, एंड रिएक्टेंस दिया था XL which is 45 ohm, and is connected to 220 volt supply. ये इसका डायग्राम है। मुझे फाइंड करना था करंट। अब करंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है V by Z, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा Z। तो Z का वैल्यू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक्सएल बड़ा है, एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर विच इज 20 एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, तो ये भी आया 20, तो रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट बिकम 20 रूट 2। सो नाउ I का वैल्यू विच इज V by Z, V का वैल्यू है 220 डिवाइड बाय Z का वैल्यू 20 रूट 2, ये आया 11 by root 2, और I can write 11 by 2 into root 2। अब ये 11 by 2 into root 2 कितना होगा, तो 11 by 5.5 root 2, 5.5 से थोड़ा ज़्यादा 7.8। अब 7.8 दो आंसर में दिए हैं, तो मुझे फेज एंगल ढूंढना पड़ेगा। सो वी हैव cos phi which is R by Z, R मेरे पास दिया हुआ है which is 20 और Z निकाला है 20 रूट 2, तो आंसर 1 by रूट 2, एंगल आया 45। अगर करंट ढूंढ भी नहीं पाया तो 45 डिग्री भी दो में दिया है तो करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, सन रोटेट अराउंड द सेंटर वंस इन 27 डेज, तो टाइम पीरियड दिया है 27 डेज का। What will be the period of revolution of the sun will expand twice the present radius without any external influence? तो अगर external influence नहीं है और इसका radius 2 times of radius बन रहा है। अब ये important बात है, यहाँ पे सब लोग gravitation use कर लेते हैं, but gravitation का question नहीं है, ये rotational motion का question है, जिसमें external influence 0 है। That means I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, or I can write I1 by T1 is equal to I2 by T2। और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सन के लिए लेंगे हम लोग 2/5 mr स्क्वायर, क्योंकि इसने बोला है रेडियस डबल होने वाला है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ रेडियस का वैल्यू लिखता हूँ। अब R1 कितना है, तो 2 टाइम्स, तो ये बनेगा 4 टाइम्स R2 अपॉन T1 which is 27 days। R2 सॉरी, क्वेश्चन में दिया है सन एक्सपांड करके, तो यहाँ पे मिला है R1 और R2, तो यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे हम लोग, ये R1 और ये 4 टाइम्स R1 डिवाइड बाय T2, ये कैंसल हो गया, so T2 will be 27 into 4, 108 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A model of quantized motion of electron in the uniform magnetic field is state that flux passing through an orbit, तो फ्लक्स का वैल्यू दिया है it is NH upon E, लेकिन फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B A cos थीटा, मैक्सिमम के लिए मैंने cos थीटा को 0 लिया, तो it is B into A। एरिया because it's a circular motion so it is pi r square NH upon E, तो यहाँ से r square का वैल्यू मिला NH upon B pi E। ओके, दूसरा H is the Planck's constant, is the magnitude of electron according to model magnetic movement of an electron at the lowest energy state will be। अब मुझे lowest energy state में अगर चाहिए तो कैलकुलेशन क्या है,
तो मुझे चाहिए यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले हम सोच लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, जो अभी लिखा था I इंटू ए। ये क्वेश्चन में I का वैल्यू बनेगा Q अपॉन टी इंटू एरिया विच इज़ पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर स्क्वायर का वैल्यू आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। टाइम पीरियड का वैल्यू लिखा हमने 2 पाई आर इंटू वी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब v का वैल्यू अगर ढूंढना है मुझे, तो मैं अप्लाई करूँगा f विच इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड विच इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये एक v कैंसिल हो गया, v का वैल्यू आ गया, या v अपॉन r का वैल्यू आ गया क्यू बी अपॉन m। तो यहाँ से v अपॉन r का वैल्यू मिल गया मुझे q अपॉन 2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन एम इंटू पाई, और आर स्क्वायर के जगह लिखा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पाई स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इट इज़ बी पाई आर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगा q इंटू एच डिवाइड बाई 2m पाई, और Q के जगह पे E लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Q और यहाँ पे E लिखा है, तो E के जगह पे Q लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर QH अपॉन 2 पाई ME। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। 19 इज बेस्ड ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। अब जैसे अरेंजमेंट करके दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में, दिस 3 रॉड्स आर इन सीरीज, और dq by dt which is a rate of flow of heat which is given by ka t1 t2 minus t1 upon l, ये अपना फॉर्मूला है। एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सीरीज में हमारा हमेशा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कांस्टेंट होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पहले यहाँ पे इतने वाले पोर्शन में, और इतने पोर्शन में जब अप्लाई करेंगे तो आंसर है 2k T1 माइनस 3T डिवाइड बाई एल इंटू एरिया ए। सेकेंड पार्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो k T2 माइनस T1 इंटू ए डिवाइड बाई एल, और थर्ड पार्ट के लिए जब करेंगे तो 2k T माइनस T2 इंटू ए डिवाइड बाई एल। ये k a और l सब जगह से कैंसल हो जाएगा। सो 2T1 माइनस 6T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2T माइनस T2। अब मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर रहा हूँ। सो 2T1 माइनस 6T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सो यहाँ से मिला 3T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 6T, इक्वेशन 1। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर किया, 2T1 माइनस 6T इज इक्वल टू 2T माइनस, यहाँ पे भी 2 आएगा 2T2। सो 2T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू 8T डिवाइड बाई 2, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4T, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 दोनों में चेंजेस करते हैं। 3T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू T, और यहाँ पे लिखा T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू T। नाउ कंपेयरिंग दिस टू 3T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व कर लेना है और इसका आंसर आ जाएगा अपना 5/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A plate of parallel plate capacitors are separated by distance d। तो मैं यहाँ पे प्लेट बना लेता हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट a बाई d, अगर मीडियम कुछ नहीं होगा तो। टू स्लैब ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 k2 एंड थिकनेस 3/8 d/2 respectively as inserted in the capacitor. Due to this, capacitance become 2 times larger than when there is nothing between the plate.
तो जो C का वैल्यू मिला है उसका डबल हो गया। अब ये समझते हैं ये प्लेट के बीच में जब हम लोग स्लैब डाल देंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम में मैंने बड़ा कर दिया। समझो ये येलो वाला पोर्शन में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, दूसरे वाले पोर्शन में एक और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और तीसरे में कुछ भी नहीं है। तो पहले वाले में समझो K1, दूसरे वाले में K2 और तीसरे वाले में एयर मीडियम है। तो K1 के लिए इसने क्या लिया है 3/8 ऑफ D, ये बनेगा D/2 और ये बन जाएगा D/8 जो बचा हुआ है। तो इससे 3 कैपेसिटर बने और तीनों सीरीज में बन जाएंगे। सो अब मैं कैलकुलेशंस लिख रहा हूँ। C1 विल बी K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3/8D, 8 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D। C2 का वैल्यू आया K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D/2, तो दैट इज 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और C3 जो एयर के वजह से है उसमें आएगा ओनली एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D/8, सो इट बिकम 8 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढना है। So इनका equivalent will be 1/C equivalent equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. 1/C equivalent is 2 times of C. C1 will be 3D upon 8 K1 epsilon naught A. यहाँ पे आ जाएगा D upon 2 K2 epsilon naught A, and C3 is 1 upon D upon 8 एप्सिलॉन नॉट A, बट C का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो इन सब में से D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कैंसल हो जाएगा। सो 1/2 3/8 K1 1/2 K2 एंड 1/8 बचा। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात दिया है, K1 इज 1.25 टाइम्स, तो K1 इज 1.25 टाइम्स ऑफ K2, सो आई कैन राइट K2 is K1 divided by 1.25, that become 100 by 125 times K1, and 100 by 125 is basically 4/5 times K1. Substitute कर लेंगे। So equation become 1/2 as it is, 3/8 K1 as it is, 1/2 और K2 के जगह पे लिखना है मुझे 4/5 K1 plus 1/8, 1/2 minus 1/8, ये 3/8 K1 plus 5/8 K1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम 3/8। इसका आंसर 1/8 K1 कॉमन निकाला, 3/5, 3 + 5 ये 8 कैंसिल हो गया। सो K1 का वैल्यू आ गया 8/3, 2.66। ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करने जैसा नहीं था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो 1 मिनट में नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। Two cities X and Y connected by regular bus service with a bus leaving with either direction every T minutes. A girl is driving scooty with the speed 60 km/h in the direction of X to Y. Notice that bus goes past to her every 30 minutes. तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे v - 60।
दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसके लिए माइनस, और टाइम लगा इसको 30 मिनट्स डिवाइड बाय 60 आवर्स में हो गया, इज इक्वल टू बस का वेलोसिटी v इंटू उसका हर बार t बाय 60 आवर्स में वो ट्रैवल करेगा। तो ये इक्वेशन हुआ 1v माइनस 60 इंटू 1/2 इक्वल टू vt बाय 60 एंड 10 मिनट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी बन जाएगा v प्लस 60। 10 मिनट्स मतलब 10/60, बस तो सेम टाइम पे लीव करेगा। तो आंसर आया v प्लस 60 into 1/6 is equal to vt by 60. From 1 and 2 we can write v minus 60 into half v plus 60 into 1/6। इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो आंसर आएगा v इक्वल टू 1/120। तो 120 वाला एक ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, uniform rod of mass 20 gram of length 5 meter lean against the smooth vertical wall। तो ये एक smooth vertical wall and this is my rod 20 kg acting at the center and ये distance दिया है इसने 5। तो यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर। 60 डिग्री विथ इट, कौन से साइड से 60 डिग्री है? तो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इट मतलब वर्टिकल के साथ 60, तो यहाँ पे बनाएगा 30। इसका डिस्टेंस ये पॉइंट से हो जाएगा 2.5 cos 30। Okay. The another end rest on the smooth rest on the rough horizontal force, friction force find करने बोला है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बना लेता हूँ। इसका इंटेंशन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे होगा, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे लग गया। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। समझो ये पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, ये बी और ये सी। तो मैं अप्लाई करूँगा टॉर्क। टॉर्क एट ए इज इक्वल टू 0। सो 20 kg इंटू 2.5 cos 30 शुड बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इंटू, अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए सी से ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगा 5 sin 30। इससे अपने को n का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार n का वैल्यू मिल गया तो हम लोग फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो n का वैल्यू आने वाला है 100√3, और नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ये n1 नाम दे दिया। n इज इक्वल टू एफ आर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट इज x डायरेक्शन के अलोंग, दोनों सेम है। अरे क्या क्या बीच में, देयरफॉर एफ आर का वैल्यू आ गया 100√3। Question number 23, this was not in the syllabus because this is based on the damped oscillation। damped oscillation में एम्पलीट्यूड हमेशा कम होता है एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियली कम जो होगा वो रिजल्ट होगा अपना। अब दो केस है जिसमें एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है एम्पलीट्यूड, ये और ये, लेकिन ओमेगा भी चेंज होता है। तो यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए ऑप्शन 4। This was very easy based on the डायमेंशन एनालिसिस। तो मैं यहाँ पे एक डायमेंशन एनालिसिस कर लेता हूँ। proportional to s raised to alpha, a raised to beta, rho raised to gamma and r raised to delta। what is the t? तो t is a time, तो इसका डायमेंशन आया t1। s
S the surface tension, that is Newton per meter मतलब m1 L0 T raised to -2 raised to alpha. A is the area, that is L2 raised to beta. Rho is a density, and density is the mass upon volume raised to gamma, and r is a radius which is a meter, so L raised to delta. अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ये आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या आंसर मिला है. नेक्स्ट 25. This was about a vernier caliper. Consider the diameter of the spherical object being measured with the help of the vernier caliper. 10 vernier scale division coincide with the 9 main scale division. तो 1 vernier scale division is equal to 9 by 10 main scale division, that is 0.9 times of main scale division. अच्छा, मेन स्केल डिवीजन में लीस्ट वैल्यू इज 0.1 एंड द जीरो वर्नियर स्केल इज 0.1. ये जीरो एरर दिया हुआ है. लीस्ट काउंट, अच्छा, द लीस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1. अच्छा, मेन स्केल रीडिंग जो हम लोग को दिया है वो 5 सेंटीमीटर. नंबर कोइंसाइड विद द वर्नियर स्केल डिवीजन इज 8. तो अब मेरा कैलकुलेशन समझते हैं. ये मेन स्केल डिवीजन 0.1 दिया है, तो 0.9 इंटू 0.1 मतलब ये आंसर आ गया 0.09. लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. मेन स्केल इज 0.1, 0.09, दैट मीन्स 0.01. लीस्ट काउंट मिल गया अपने को. नाउ रीडिंग कैसे निकालते हैं? तो रीडिंग का वैल्यू मेन स्केल डिवीजन प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट. मेन स्केल डिवीजन 5, n मिला है 8, लीस्ट काउंट है 0.01, तो 5.08 ये आंसर है. लेकिन ये रीडिंग आया है. करेक्टेड रीडिंग अगर मेजर डायमीटर बोला करेक्शन आफ्टर जीरो करेक्शन, तो करेक्टेड रीडिंग विल बी 5.08, और इसमें से जो ज़ीरो एरर है वो माइनस करना पड़ता है, तो आंसर आएगा 4.98 सेंटीमीटर. तो दिस वाज करेक्ट आंसर. Next, parallel plate capacitor is made of circular plate of being charged such that surface charge density on its plate is increasing at a constant rate with the time. Magnetic field arising due to displacement current. अब इसको समझते हैं. ये प्लेट्स बना दिए, ये ऐसा है. अब यहाँ पे से करंट फ्लो होने वाला है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन ज़ीरो ही रहेगा, तो ज़ीरो तो नहीं आने वाला है. ज़ीरो आउटसाइड दी प्लेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि आउटसाइड दी प्लेट भी मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा. सो इट शुड बी नॉन ज़ीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरी ऑफ स्फीयर. तो आंसर है ऑप्शन 3. Now 27, unpolarized light traveling in air incident on the medium of refractive index. तो ये एक मीडियम बना दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हम लोग को 1.73, विच इज़ बेसिकली √3.
एट ब्रूस्टर एंगल, तो ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला है tan ऑफ आई पी इज इक्वल टू म्यू, सो आई पी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, और tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब 60 डिग्री, दैट मीन्स लाइट विल इंसिडेंट ऑन 60 डिग्री, तो फिर रिफ्लेक्ट भी 60 डिग्री पे ही होगा, ये रिफ्रैक्शन मिलेगा R। तो अब क्वेश्चन में ये पता है अगर ये ब्रूस्टर एंगल है तो ये 90 डिग्री होने वाला है, 90 डिग्री है, ये 60 है, मतलब टोटल 150 तो हो ही गया, 180 में से 150 माइनस किया मतलब 30 डिग्री R मिल गया अपने को, तो आंसर अभी 30 डिग्री आ गया। अब आंसर, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60, तो बराबर है। ब्रूस्टर में रिफ्लेक्टेड रेज आर कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड रेज आर पार्शियली पोलराइज्ड, तो आंसर है ए। 28, two identical charge conducting sphere A and B have the center separated by certain distance, तो ये A and B center separated by certain distance R and the charge on each is Q, so F is equal to K into Q square by R square. A third identical uncharged conducting sphere brought in contact with the sphere A first, तो A पे चार्ज हो जाएगा Q/2 और एक C चार्ज C पे लेते हैं Q/2, इसके बाद दे ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ A एंड देन B, तो जब B के पास आएगा तो इसके पास चार्ज Q है, C के पास चार्ज Q/2 है, तो टोटल चार्ज जो हो गया वो 3Q/2, इसका आधा हो जाएगा B पे, दैट इज 3Q/4। नाउ बोथ ऑफ देम रिपेल विथ द फोर्स F डैश, सो F डैश का वैल्यू is K into Q/2 into 3Q/4 divided by R square, so this become 3/8 times of F. It is taken from the Singage, जब आप Singage सॉल्व करोगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा। Now next 29, a container has 2 chamber, तो 2 चैम्बर बना लेते हैं अपने पास, V1 is 2 लीटर, V2 is 3 लीटर, पार्टीशन इज मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर, N1 दिया हुआ है 5, N2 दिया हुआ है 4, प्रेशर दिया है 1, प्रेशर दिया है 2। मुझे फाइंड करना है प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, सो आई विल राइट P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। जब हम लोग ये अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.6 ATM, जब हम लोग ये अप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1.6 ATM। नेक्स्ट, a particle of mass m moving around the origin with a constant force F pulling towards the origin, मतलब ये mv²/r फॉर्मूला बनाएगा ये। If Bohr model is used to describe the motion, Bohr's model is used to describe the motion, radius r of nth orbit and velocity, तो एक काम करता हूँ, mvr is equal to nh/2π, तो पहले अगर velocity को हटाऊँ सो nh/2π इंटू mr सब्सटीट्यूट कर लेंगे, सो f इक्वल टू m n² h² अपॉन 4π² m² r² डिवाइड बाय r।
तो F इज इक्वल टू m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r क्यूब बन गया. सो आई कैन राइट r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. ये n यहाँ से r यहाँ से, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n रेस टू 2/3. बस एक ही ऑप्शन में है तो मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा. सिमिलरली अगर मैं v के जगह r यहाँ से निकालता तो मुझे v का वैल्यू आ जाता n रेस टू 1/3. 31. रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट राउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स. तो रेडियस दिया हुआ है 4 टाइम्स ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी के लिए R2 नाम दिया. इसका ईयर दिया हुआ है 867. तो फिर लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी मतलब मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R रेस टू 3/2. तो स्टूडेंट्स आप ये तो काम इजीली कर सकते हो. रेडियस दिया है 4 टाइम्स, तो 4 रेस टू 3/2 आपको करना है. T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1 रेस टू 3/2 एंड R2/R1 ये आया मुझे 1/4 रेस टू 3/2. 1/4 रेस टू 3/2 तो 4 का रूट 2, 2 का क्यूब मतलब ये 8 टाइम्स कम हो जाएगा. ये वैल्यू दिया है इसने 687 डिवाइड बाई 8. तो 687 डिवाइड बाई 8 अप्रॉक्सीमेटली 124 डेज के आसपास आंसर आएगा. नाउ 32. बॉडी ऑफ वेट 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ mg इज 48 न्यूटन. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू अर्थ एट द हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस. तो हमको ये पता है mgh लगेगा अभी. सो mg अपॉन 1 प्लस h बाई r द होल स्क्वायर वेर mg इज 48, 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर. सो इट बिकम 48. ये बनेगा 4/3 का स्क्वायर. 48 इंटू 9/16 ये 3 और 27 न्यूटन. 33. इट वॉज सिंपल क्वेश्चन. प्रीवियस वाला भी सिंपल क्वेश्चन था. तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है. कुछ क्वेश्चन बहुत फास्ट हो सकते हैं लेकिन स्टूडेंट में पैनिक क्रिएट हो गया और जिसके वजह से वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए कि हमको कौन सा सॉल्व करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए. अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 8 पीसेस. तो ये R/8 रेजिस्टेंस हो गया. From this pieces, 2 equivalent resistors are made by adding 4 of them together in parallel. So R/8 divided by 4, R/8 divided by 4. तो ये बन गया 32 और ये भी बन गया 32 and they are connected in series. तो आंसर आ गया R/16. Now de Broglie wavelength of the electron orbiting n equal to 2 state of the hydrogen atom is close to. So wavelength is equal to h by mv. लेकिन mv का वैल्यू क्या? अगर आपने ये मेथड से करने की कोशिश की तो mv का वैल्यू हम नहीं बना पाएंगे. तो हम लोग कुछ दूसरा यूज़ कर लेते हैं. हम लोग सोचते डी ब्रॉय ने ऐसा बोला था n लैम्बडा इज 2 पाई r वेर n इज 2, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई, r इज इक्वल टू r0 इंटू n स्क्वायर. वेर R0 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ये 2 कैंसल, लैम्बडा का वैल्यू पाई, R0 दिया है 0.052 इंटू n स्क्वायर विच इज़ 4. तो इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.67 नैनोमीटर. नाउ 35.
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁶, aligned with the direction of uniform electric field E, which is 4 into 10⁵ Newton per Coulomb. Then it is rotated by an angle of 60 degree. The change in potential energy मतलब work done, and work done का वैल्यू था PE cos theta 1 minus cos theta 2. सो P का वैल्यू था 5 इंटू 10⁻⁶, E का वैल्यू था 4 इंटू 10⁵, cos 0 माइनस cos 60, ये आया 20 इंटू 10⁻⁻1, 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, तो ये आया 10 इंटू 10⁻⁻1, 1 जूल, ऑप्शन 2. सो दिस वॉज इजी क्वेश्चन. नाउ कांस्टेंट वोल्टेज 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट ए बी ऑफ द सर्किट. इसमें डायग्राम थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे भी एक वायर लगा के दिया हुआ है. करंट थ्रू ब्रांच सी डी ऑफ दिस सर्किट. पहले डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि 1 and 3 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल and 2, 4 आर ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल. अक्रॉस अ 50 वोल्ट सर्किट. अब सबसे पहले तो करंट मार्क कर लेता हूँ, इधर I1 और इधर I2. इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, क्योंकि 1 में से जो करंट जा रहा है और 2 में से, उनमें जो डिफरेंस होगा वो CD में से जाएगा. अब टोटल रेजिस्टेंस पहले काउंट कर लेते हैं. तो 3 और 1 का पैरेलल होगा 3/4 एंड 2 और 4 का पैरेलल 8/6. इन दोनों को ऐड किया तो 3/4 प्लस 4/3, आंसर आया 25/12 टोटल रेजिस्टेंस. सो करंट का वैल्यू 50 डिवाइड बाई 25/12, तो आंसर आया 24 एम्पियर. अब यहाँ से 24 एम्पियर आ रहा है. करंट डिवीजन रूल यूज़ करेंगे हम लोग और I1 का वैल्यू फाइंड करेंगे 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 24, तो ये आंसर आया 18 एम्पियर. I2 अगर ढूंढना है सेम लॉजिक 4/8 इंटू 24, तो ये आंसर आया 12. 24 एम्पियर, सॉरी इधर नीचे 6 है, 4 प्लस 2 6 4, तो ये आया 16. Therefore current in CD is 18 minus 16, which is 2 ampere. Now next question was very easy. Photon and electron have the same energy. तो photon का लैम्बडा एंड इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा, इसका वैल्यू होगा E का वैल्यू hc/लैम्बडा. सो लैम्बडा ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू hc/E. और इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा ढूंढने का फॉर्मूला लैम्बडा अपॉन रूट ऑफ 2 times m इंटू E. दोनों को सिर्फ डिवाइड करना है और आंसर निकाल लेना है. सो लैम्बडा ऑफ फोटोन डिवाइड बाय लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, hc/E डिवाइड बाय h डिवाइड बाय रूट ऑफ 2me. h got cancelled and root of 2me into c divide by e. So answer आया c root of 2m upon e. Next, which of the following option represent the variation of photoelectric current with the property of the light shown in the figure? तो intensity और current proportional होता है, which is correct. फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट नहीं होता है. फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ से कहीं से तो स्टार्ट होना चाहिए था और ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विद फोटो करंट, ये दोनों ही मैच नहीं होने वाला है. तो आंसर है ऑप्शन ए ओनली.
39. Sphere of radius r cut from the bigger solid sphere of radius 2r as shown in figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of rest of the part. तो सबसे पहले तो कैपिटल एम टोटल इसके लिए मास है, तो टोटल मास के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया m इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 2r है, जो पोर्शन कट किया है उसका रेडियस है r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे वाले पार्ट का मास मिल जाएगा हम लोग, तो m डैश का वैल्यू m इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई इंटू 4 आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसल, पाई कैंसल, सो m डैश बिकम m बाई 4, 1/4 ऑफ द मास मिल गया इसका। अब जो कट किया हुआ है वो जो रोटेट होने वाला है स्मॉलर पार्ट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं फाइंड कर रहा हूँ, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट द टेंजेंशियल विच इज 7/5 m/4 इंटू आर स्क्वायर, तो ये बना 7/5 mr²/4। रिमेनिंग पोर्शन का अगर मुझे ढूंढना है तो आंसर होगा, रिमेनिंग पोर्शन का जो मास होगा वो, तो आंसर आया 2/5, मास ऑफ द रिमेनिंग बॉडी इज m माइनस m/4 और रेडियस का स्क्वायर विच इज 2r का स्क्वायर, सो ये बनेगा 2/5 5mr/4 इंटू 4r स्क्वायर 2mr²। Now we'll take a ratio small to remaining portion, small to remaining portion का वैल्यू 7/5 mr²/4 to 2mr², 7/40 आंसर। नाउ 40, ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है जिसमें ओमेगा का वैल्यू था 100 पाई, इसको लिखा 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, ये कैंसल, ये आया 50, तो टाइम पीरियड बिकम 1/50, 1/50 मतलब 0.02 20 मिली सेकेंड्स। तो अगर 20 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल 10 सेकेंड के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बायस होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है 15 मिली सेकेंड, तो 15 मिली सेकेंड मतलब 10 और 20 के बीच में आएगा, दैट मीन्स D1 विल बी इन रिवर्स बायस एंड D2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस। Next, two gas A and B filled with the same pressure in separated cylinder with movable piston of radius RA and RB on supplying the equal amount of heat, तो दोनों में Q सेम है। Reversibly under the constant pressure piston A and B displaced by 16 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इसका है 16, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट है 9। इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स दोनों का वर्क डन भी सेम ही होगा, और वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखेंगे तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर दोनों में सेम रखना है। तो ये कैंसल हो गया, ये बना पाई आर ए स्क्वायर इंटू 16 पाई इंटू आर बी स्क्वायर इंटू 9, ये पाई कैंसल, मुझे ढूंढना है आर ए बाई आर बी विच इज 3/4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P इज a क्यूब b square upon c root d, delta p by p will be equal to 3 times delta a by a, 2 times delta b by b, delta c by c
एंड हाफ डेल्टा डी बाई टी। अब इसमें से डेल्टा ए बाई ए हम लोग को दिया है 1%, डेल्टा बी बाई बी दिया है 3%, डेल्टा सी बाई सी दिया है 2% एंड ये दिया है 4%। तो ये आया 3 + 6 + 2 + 2, तो आंसर आया 13%। दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था 43, जहाँ पे पोलराइजेशन के बीच में कैलकुलेशंस करने थे। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलरॉइड शीट प्लेस बिटवीन टू क्रॉस पोलराइजेशन इज 22.5। अब ये कैलकुलेशन समझ लो। ये मेरा एक पोलराइजर रखा हुआ है, ये मेरा दूसरा पोलराइजर रखा हुआ है क्रॉस, और इन दोनों के बीच में एक पोलराइजर रखा है विच इज द 22.5 डिग्री, विच इज 45 का हाफ। ये पोलराइजर के बीच में है 22.5 डिग्री। तो फिर ये जो होगा वो 90 - 22.5 होगा। ये है π/8, 45 का आधा, तो ये आया π/2 - π/8। नाउ कैलकुलेशन समझते हैं। मुझे फाइंड करना है फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस वन ऑफ द पोलर आई नॉट इज द इंटेंसिटी और द पोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलरॉइड के बाद जो मिला है वो है आई नॉट। तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ आई नॉट मिल गया, तो इसके बाद यहाँ पे आई नॉट मिल गया, तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू मालूस लॉ मिलेगा आई नॉट कॉस स्क्वायर π/8। और ये जब नेक्स्ट इसमें से पास होगा अपना, तो ये बनेगा आई नॉट कॉस स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/2 - π/8, and π/2 - π/8 become sin स्क्वायर π/8। मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ और उसको 2 के लिखे टर्म में लिखा, 2 sin π/8 cos π/8 द होल स्क्वायर। इससे क्या हुआ, तो ये बना आई नॉट, ये बन गया साइन π/4 का स्क्वायर। साइन π/4 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, आंसर आया आई नॉट बाई 8। और दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, आई नॉट बाई 8 इज आंसर। Now next, two identical point mass P and Q suspended from two separate massless spring of spring constant K1, K2 oscillate vertically. Their maximum velocity Vmax are same. तो V का वैल्यू होता है A1 ω1 दैट इज इक्वल टू A2 ω2। ओमेगा को लिखा हम लोग ने, अब टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√m/k। तो ओमेगा का वैल्यू विच इज 2π/T का आंसर आया √k/m। तो आंसर आया √k1/m1 इज इक्वल टू A2 √k2/m2। तो मास दोनों में सेम है, मुझे रेशियो फाइंड करना है AQ/, तो K और A में इनवर्स रिलेशन है, तो K1/K2, आंसर आएगा 4। एंड लास्ट, ये क्वेश्चन जो बच्चों को मैंने ये सिखाया था स्टेशनरी वेव्स, उसमें मैं ये एग्जाम्पल हर साल देता हूँ और इस साल डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को पूछ लिया। तो पाइप ओपन एट बोथ द एंड का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L। When half of it's filled with the liquid, तो ये बनेगा क्लोज्ड पाइप और इसका फॉर्मूला बन जाएगा V/4L'। अब L' कितना हो गया, तो L/2, तो आंसर आया V/2L ओनली, एंड दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। दिस इज अबाउट NEET 2025। पेपर वॉज क्वाइट लेंदी। एक्यूरेट सल्यूशन, एक्यूरेट आंसर के लिए वीडियो ज़रूर देखना लास्ट तक, और आपके कमेंट
कमेंट बॉक्स में कीजिए। 2-3 क्वेश्चन का सल्यूशन मैंने हाफ लिखा है, तो उसको प्लीज़ कंप्लीट करके पोस्ट कीजिए कमेंट में। आगे के अपडेट्स के लिए देखने पड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून।